हमने कुछ एनालिसिस आपके सामने रखा था, खुदा का शुक्र है कि उसमें से कई चीज़ें तो अभी सही साबित हो गई हैं और वही रिएक्शन पाकिस्तान से आना शुरू हो गया है। अब नून लीग के जो ग्रुप्स हैं और फील्ड मार्शल का जो अपना मीडिया ग्रुप था, मीन ऐसे जर्नैली टाउट्स, वो भी अब इस सारे काम के खिलाफ तनकीदी बातें करना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से फील्ड मार्शल साहब जब पहुंचेंगे तो क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फूल लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे या नहीं, ये क्या किस्सा है। और ओवरऑल अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो जर्नैली टाउट्स हैं और दूसरा मीडिया कैसे रिएक्ट करने जा रहा है और कैसे ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। और भी खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप की, उसको एक तो अब जो अमरीकी जरीदे हैं या बैनुल अक़वामी अखबार हैं वो भी कवर करना शुरू हैं, उन्होंने भी अंदर की बात बताना शुरू की है। सबसे पहले तो ब्लूमबर्ग ने अब ये वाजे कर दिया है कि जो हमने कल आपको बताया था कि बात सिर्फ और सिर्फ ईरान पर हुई है, उन्होंने वाजे कर दिया है कि जो ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात थी वो एक तो इसराइल की सपोर्ट मांगी है उसमें, या वो डिस्कस हुई है, और दूसरा ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स करनी है या वो मामलात हैं, मीन ईरान की जो जंग है इसके बारे में डिस्कशन हुई है। या ब्लूमबर्ग जो एक बहुत ही मोतबर अखबार है, जाहिर है उनके पास ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन और वो ज़राए ज़ाहिर है वाइट हाउस से होंगे या अमरीकी साइड के जो ज़राए होंगे, वो अब उनको बता रहे हैं कि ये जो मुलाकात थी ये इसराइल की हमायत और ट्रंप के ऊपर जो अपना ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक होनी है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। तो ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द ये सारी की सारी मुलाकात घूमी है, जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। अब ब्लूमबर्ग अपनी स्टोरी इंडिपेंडेंटली वही दे रहा है। इसके अलावा सदर ट्रंप तो आपको पता है कि वो तो उधार रखते ही नहीं है, उनको भी जैसे हमारे वो हमने आपको बताया था ना मुर्गी फरोश साहब, वो उन्होंने जो किया हो वो भी, जो ना किया हो वो भी, वो खुलकर बताना चाहते हैं क्रेडिट लेने के लिए। सदर ट्रंप भी बिल्कुल भी आसरा नहीं करवाते, फौरी क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो भी वो काम करते हैं भले आप उन्हें कहेंगे किसी ने दसी ना, लेकिन वो हर सूरत सबको बताना चाहते हैं क्योंकि इसी से तो जाहिर है उन्हें क्रेडिट मिलेगा। तो इनसे मुलाकात के फ़ौरन बाद ही उन्होंने भांडा फोड़ दिया और उस मुलाकात में भी जो उन्होंने बातचीत की उससे वाजे हो गया कि ये मुलाकात प्योरली ईरान से रिलेटेड थी। हाँ, उन्होंने सानवी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की तारीफ़ की, उसमें जनरल साहब की तारीफ़ की, मोदी की तारीफ़ की कि इन्होंने जंग जो है वो बंद कर दी और मेरे कहने पर बंद कर दी, वो बाद में जिक्र किया और सानवी जिक्र किया और कहा कि ये वजह थी जहाँ से मैंने इनसे मिलने का फ़ैसला किया। लेकिन इस मुलाकात का जब उन्होंने अहवाल सुनाया तो वो ईरान का अहवाल था, ईरान और इसराइल से रिलेटेड बात थी। क्या थी, मैं आपके सामने उनके अपने अल्फाज रखता हूँ, आप उन्हें भी सुनेंगे, पढ़ के भी सुनाता हूँ ताकि मैं कुछ अपने आप से शामिल ना करूँ। पहले आप उनके सदर ट्रंप के अल्फाज सुन लें, फिर उसके ऊपर एनालिसिस भी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि दे नो ईरान वेरी वेल, दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि जो कुछ ईरान और उसके इर्द गिर्द हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। अब इसका एक मतलब तो यही है कि पाकिस्तान ईरान पर होने वाली बमबारी से खुश नहीं है। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन जब आप अगले जुमले पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि बात ये नहीं है, बात इससे उलट है। कहीं हम भी तो ईरान से नाराज़ नहीं हैं या हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाके ईरान की शिकायत तो नहीं लगा दी वहाँ पर, लग तो ऐसे ही रहा है जो ट्रंप के अगले जुमले हैं। अगला जुमला सुनिए, इट्स नॉट दे आर बैड विद इसराइल, it's not that they are bad with Israel. They know both, probably they know Iran better. They see what's going on and he agreed with me. ये जरा एक दफ़ा यही जुमले सदर ट्रंप की ज़ुबानी भी सुन लीजिए। They're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on and he agreed with me. सुन लिया आपने। तो अब वाजे हो गया कि दो चीज़ें इसमें बड़ी वाजे हुई कि एक तो दे आर नॉट हैप्पी, मीन हम पाकिस्तान फील्ड मार्शल साहब आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग, इट्स नॉट दे आर बैड विद इसराइल। तो हम एक तो इसराइल के साथ बुरे नहीं हैं, ये हमने कन्वे किया, हम खुश नहीं हैं जो कुछ भी हो रहा, और हम सदर ट्रंप के साथ अग्री करते हैं। अब सदर ट्रंप का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम आपको बता चुके हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। सदर ट्रंप ने दूसरी बात ये बताई है कि जो आयतुल्लाह खामेनाई हैं वो हमें पता है कहाँ छुपे हुए हैं और हम उनको वहाँ मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं मारेंगे, और फौरी तौर पर साइन कर दें, सरेंडर कर दें, और रजीम चेंज होनी चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सदर ट्रंप की, मीन रजीम चेंज, जो न्यूक्लियर है उससे मुकम्मल डिपार्चर, और अनकंडीशनल सरेंडर, वरना आयतुल्लाह खामेनाई साहब की खैर नहीं। अब ये सदर ट्रंप की पोजीशन है, वाज़ेह पोजीशन है, वो अपने ज़ाहिर मफादात को पूरी दुनिया के अंदर रख रहे हैं, उनका हक भी है रखने का, उस पर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो तो एक अपने मुल्क के जो उनके मफादात हैं उसको वो उसका प्रचार भी करते हैं और रखते भी हैं। अब फील्ड मार्शल साहब ने बकौल सदर ट्रंप उनसे अग्री किया है और ये बताया है कि वो मेरे साथ अग्री करते हैं। तो इससे आप ये तो समझ लीजिए कि जो हमने आपकी खिदमत पर अर्ज़ की थी कि ये मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के बारे में थी, और फिर ये भी आपको बताया था या कोशिश की थी कि इस मुलाकात पर जाने से पहले सब कुछ तय हो चुका था, यहाँ पर तो सिर्फ इजाब कबूल होना था और वो हुआ, और उसका अब बरमला इजहार जो है वो सदर ट्रंप ने अपनी मीडिया टॉक में किया है। पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई सी तक अभी तक नहीं निकली, जो निकली है वो भी आपको बताते हैं, ये नहीं कि नहीं बताएंगे, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। जो फरमाइशी
फर्जी ट्वीट्स अभी तक ख्वाजा आसिफ से करवाए गए हैं, बाकी हर तरफ शांति है। खैर ये तो हो गया। अब इसी मीटिंग पर दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ईरान में तस्वीर थी उसके बाद जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो अब मजबूर हो जाएंगे हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेने के लिए। ये अब उनकी जिद नहीं होगी, मजबूरी होगी। याद होगा मैंने जब ईरान से तस्वीर आई थी, अब उनकी मुलाकात हुई और सदर ट्रंप ने उनका जिक्र और मोदी का जिक्र बराबर किया और उनको पाकिस्तान का लीडर कहा और मोदी को इंडिया का लीडर कहा। तो ये तो वाजे हो गया कि अब वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज हो गए और सदर ट्रंप ने बार बार कर दिया। और जाहिर है अमेरिका को सूट भी यही करता है कि वहाँ पर एक फौजी डिक्टेटर अगर वहाँ पर हुकूमत में होंगे तो अमेरिका के लिए मामलात करना आसान है। चलें, ये तो चीज़ साइड पे हो गई। लेकिन अब उनके लिए कल परेशानी ये बनी कि जब वो वाइट हाउस पहुँचे तो अगर वो हेड ऑफ स्टेट होते तो उनकी गाड़ी ऑल द वे अंदर जाती और सदर ट्रंप उन्हें रिसीव करते, क्योंकि सदर ट्रंप उनसे मिल रहे थे। ओवल ऑफिस में ये मीटिंग शुरू होती, तस्वीरें खिंचती, मीडिया देखता और उसके बाद वहाँ से उनको कैबिनेट रूम ले जाया जाता। अगर कैबिनेट रूम मेरा ख्याल ना जाते, लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसी ब्रीफिंग टाइप मीटिंग होनी भी थी तो वहाँ होती। अभी उन्हें एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी अफसर के तौर पर ट्रीट किया गया। जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी गाड़ी बहुत दूर खड़ी करवाई गई, वहाँ से वो पैदल चलते हुए ऑल द वे पिछले दरवाजे से या एक छोटे दरवाजे से उनको व्हाइट हाउस आना पड़ा। अब आप कहेंगे ये आप किन चीज़ों में पड़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं ये अंडरमाइन नहीं कर रहा। उनकी मुलाकात जो है वो बहुत अहम मुलाकात है, उनके लिए एक बहुत ही अहम संग-मील है, उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इन सारी चीज़ों को रद्द नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी बायस होकर डाउन प्ले नहीं कर रहा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो ये तो मैंने मान लिया कि उनके लिए बड़ी अहम चीज़ है। आगे चलते अब जब वो एक एक कदम उन्होंने उठाया ना, वो उनके लिए बड़ा भारी था। वो तो उस एक एक कदम पर सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं आज हेड ऑफ स्टेट होता, अर्दली की जगह पे मैं होता, तो ये मुझे पैदल चल के ना जाना पड़ता, मेरी गाड़ी व्हाइट हाउस के अंदर जाती, मुझे शान तरीके से रिसीव किया जाता। और स्पेशली पाकिस्तान में जो उनका खड़ाक है वो वहाँ पे नहीं हो सका, तो उन्हें एक सरकारी अफसर के तौर पर, जो जाहिर है बॉस से मिलने जाते हैं, जैसे अमेरिका का कोई सरकारी अफसर आएगा तो वो अपनी गाड़ी लगाकर ऐसे ही पैदल चल के आएगा, बल्कि शायद अमेरिका के जो टॉप के लोग होंगे उनकी गाड़ी अंदर जाती होगी, इनकी नहीं गई। तो एक तो इनके लिए ये बड़ा अब सेटबैक होगा और इससे अर्दली की छुट्टी या जरदारी की छुट्टी किसी एक की जो है वो सूनर और लेटर शायद होना जो है वो शुरू हो जाए, या कोई और तरीका निकालें वाया मीडिया। आपको पता है फनकार बहुत हैं ये, जैसे फील्ड मार्शल का मामला निकाला है, वाया मीडिया निकालें कि अर्दली भी रहे और दूसरे साहब भी रहें और उसके साथ अमीन जरदारी साहब भी, और दरमियान में से कोई रास्ता ये निकालें ताकि ऐसी मीटिंग्स पर इनको जो एहतराम ये चाहते हैं वो मिल सके। दूसरी इसमें से ये है कि मोहसिन नकवी साहब को बाहर बिठाए रखा गया, उनको इस मीटिंग के अंदर नहीं ले जाया गया। आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ अंदर गए, तमाम बातचीत हो गई। मेरी इतला एक ज़राए मुझे ये बताते हैं कि जब मुलाकात ख़त्म हो गई तो आखिर पर बातचीत ख़त्म हो गई, सलाम दुआ और अल्लाह हाफ़िज़ हो रहा था, तो तब मोहसिन नकवी साहब को अंदर बुलाया गया सदर ट्रंप के साथ सलाम दुआ करने। तो शायद कोई तस्वीर ऐसी बाहर आए जिसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद हों, लेकिन अगर वो तस्वीर आएगी भी तो मोहसिन नकवी उस मीटिंग में नहीं थे, उन पर ट्रस्ट नहीं किया गया, उनको गालिबन मीटिंग से बाहर बिठाए रखा गया है। ये इतला है, गलत भी हो सकती है, ज़ाहिर है ज़राए से इतला है जो है वो आपके सामने रख दी है। मैं इसके ऊपर 100% इसकी जिम्मेदारी लेके आपको खबर नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुतबर ज़राए हैं जिन्होंने ये खबर दी है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा सीरियस टॉपिक की तरफ, जो हमने पिछली बातचीत आपसे पिछले व्लॉग में की थी कि जनरल साहब ने कमिट तो कर लिया, ज़ाहिर है अब डिलीवरी का मौका है। जनरल साहब ने सबसे पहले अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं होनी, बम मारते जाएंगे, अगर जो वहाँ पर लीडरशिप है वो बंकर्स के अंदर रहे तो फिर वो ऐसे रजीम तो चेंज नहीं हो सकेगी। रजीम चेंज के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए या तो वहाँ पर खाना जंगी या कोई और मामला ऐसा करवाना पड़ेगा। उस तरह के मामलात में फिर किसी भी नेबर का किरदार जो है वो बहुत कलीदी होता है, और नेबर भी ऐसा जिसको अगर ऐसे मामलात में अफगानिस्तान में उसकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी हो। अफगान जंग यही थी ना, खाना जंगी थी, उसमें तालिबान ने जितनी भी जंग की है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनकी तरफ थी। ख्वाजा आसिफ ने तो खैर अगली ही बात कह दी थी कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं और हम दहशतगर्दों को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन जनरली तालिबान के साथ सपोर्ट तो शामिल थी इस तरफ से। तो खाना जंगी में तो हमारी बड़ी ट्रेनिंग है जो गुरीला वॉर है, तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो अब जो उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बताया कि आप ये काम करेंगे, हमने अग्री किया। जब मामला तय हो गए तो उन्होंने जाके अपने प्रेसिडेंट के सामने हमें बिठा दिया। तो ये बात तो हो गई तय कि अब हमने वादा कर लिया, अब इसको डिलीवर करना है। अब डिलीवर करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, नून लीग नाराज़ होगी इसमें से, और मीडिया भी देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसमें बहुत हाई सेंटीमेंट होगा, क्योंकि हमारे मीडिया में बहुत सारे शिया मसलक से भी हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पेनिट्रेटेड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी हैं। अब मीडिया को अगर हम देखें तो अभी तक किसी ने कुछ अल्फाज में बात की, किसी ने कुछ अल्फाज में आपके सामने नाम रखते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अभी फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात जो है वो अभी तो उन्होंने खाना भी हजम नहीं किया था जो खाया था, लेकिन तजिया आ गए। फॉर एग्जाम्पल पहला तजिया नाम लूँगा तो आप हैरान हो जाएंगे, और अब इस बात पर भी हैरान होंगे कि हमने ये कल ही तजिया किया था और आज ही ये दुरुस्त साबित हो गया। तलत हुसैन, उन्होंने इस पर बहुत ही क्रिटिकल तजिया किया है।
इस मुलाकात को उन्होंने पसंद नहीं फरमाया। उन्होंने इस मुलाकात की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इसे दबे लफ्ज़ों में, वाज़ेह अल्फाज में नहीं लेकिन दबे, ये आखिरी वाला जुमला दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ इसको डिक्लेयर किया है। मुनीफ फारूक, हैरान होंगे आप, हालांकि जर्नली टाउट हैं, पहले वाले भी जर्नली टाउट हैं, लेकिन आप गौर कीजिए इनके अपने टाउट बोलना शुरू हो गए और मैंने ये आपको कल ही इसकी तरफ इशारा किया था। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की। हबीब अकरम, आपको पता है कि एक मोतबर जर्नलिस्ट हैं, वो बैलेंस रह के अपना तजिया करते हैं। उन्होंने भी वही तजिया दिया है कि पाकिस्तान के मफादात की ये कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा उनका तजिया ये था कि नून लीग इस पर से इररेलेवेंट हो गई और बाहर रह गई है। हमने आपको कल ये बात आपके सामने रखी थी। जाहिद हुसैन बहुत ही मुतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर रहे हैं, बुजुर्ग हैं। उनका भी यही है कि ये हम किस से मत चल पड़े हैं, ये मुल्की मफाद इसमें हमारा ख़राब होगा और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं चले गए। मलिहा लोधी साहबा पाकिस्तान की एक्स एम्बेसडर हैं, मोतबर आवाज़ हैं, उनका तजिया भी कुछ ऐसा ही है कि ईरान ने सबको हैरान कर दिया है, अमेरिका को बहुत शदीद पाकिस्तान की ज़रूरत है और ज़ाहिर है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और नुसरत जावेद साहब, उनका भी तजिया जो है को बहुत फेवरेबल नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब ने भी अहम सवालात उठाए हैं इस मीटिंग के ऊपर, शहबाज शरीफ और दूसरे मामलात के ऊपर उन्होंने भी। फ़हद हुसैन जर्नली टाउट है, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। अब इसमें से कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो फ़िक़ही तौर पर ईरान के साथ उनका बड़ा रूहानी तल्लुक़ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने तजिया किया। ये अभी सिर्फ चंद घंटे की बात है, अभी 1-2 दिन 3 दिन होने दें, थोड़ा सा सांस निकलने दें लोगों का, तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत शदीद आपको तनकीद होती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ ज़रा चलें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुकम्मल खामोश। शहबाज शरीफ साहब ने, जो फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तानियों से खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा मायूब जुमला भी बोल दिया। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई कुत्ता भी हुकूमत कर रहा हो, कुत्ता भी वज़ीर आज़म हो, माजरत इन अल्फाज पे, लेकिन उन्होंने कहा, और ये अमेरिका में जो मौजूद सहाफ़ी हैं वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको वीडियो भी उसकी दिखा सकते हैं, मतलब कि जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी वीडियो, जिन्होंने अपने कानों से ये सुना, और ये शाहिद असलम साहब ने इस पर ट्वीट भी किया हुआ है। तो फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अगर एक कुत्ता भी प्राइम मिनिस्टर हो तो अच्छा काम कर रहा हो, तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। तो आजकल वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगला, मैं तो नहीं शहबाज शरीफ साहब को ये अल्फाज कह सकता, लेकिन उन्होंने एक अल्फाज एक किस्म के कह डाले। इन अल्फाज के बावजूद अर्दली साहब ने जो है, उनकी जो पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ मुलाकात थी, उसको उन्होंने तारीफ़ी कलमात के साथ नवाजा, शहबाज शरीफ साहब ने, अर्दली साहब ने। लेकिन अभी तक पूरी की पूरी नून लीग जो है वो खामोश है, बल्कि सदमे में है, सख्ते में है। और इस्लामाबाद के अंदर जो मेरी मोतबर सहाफ़ियों से बात हुई है, और उन सहाफ़ियों की, मोतबर जब मैं कहता हूँ तो मैं यकीनी तौर पर, यकीन रखिएगा कि मैं मोतबर लोगों की ही बात करता होता हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को मोतबर नहीं बना देता। मोतबर का मेरा मतलब होता है कि जिनका कम अज़ कम 30 साल का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने कम अज़ कम बहुत अच्छा जर्नलिज्म किया हो, लिफाफा सहाफ़त ना हो। मैं ऐसे लोगों से भी अमूमी तौर पर तजिया नहीं लेता जो उनके बहुत ख़िलाफ़ हों, हमारे बहुत हक़ में हों। मीन बैलेंस्ड लोग जो हों, ताकि उनकी राय आप तक पहुँचाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि नून लीग के जितने लोगों से उनकी बात हुई है वो सख्ते में हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा डिपार्चर हो गया है, अब हमने आगे मामलात कैसे हैंडल करने हैं, हमें तो फ़ारिग कर दिया गया है। अच्छा जी, तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुकम्मल खामोश है, मरियम नवाज़ मुकम्मल खामोश हैं, दोनों ने बिल्कुल कोई मुबारकबाद नहीं दी फील्ड मार्शल को। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी मुबारकबाद देने की, आप ऐसी बात में से बात निकाल रहे हैं गिल साहब, मुखालफत बराए मुखालफत। नहीं, ऐसा नहीं है। बिलावल जरदारी साहब ने इस पर बर वक्त मुबारकबाद भी दी और इसकी इंपॉर्टेंस को भी उजागर किया और अपना CV भी पेश किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। चचा और भतीजी खामोश हैं, मुकम्मल खामोश हैं। अर्दली ज़रूर बोलेगा, मैं अभी आपको बता दूं, भतीजी नहीं बोलेगी, वहाँ से मुबारकबाद नहीं आएगी, नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद नहीं आएगी, वो सख्ते में है, परेशान है। आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ के ट्वीट आए, और वो उनके अपने ट्वीट नहीं है, वो हमारे ज़राए के मुताबिक ISPR की तरफ से। हमारे ज़राए, अब आप कहेंगे कि आप दरमियान में बैठे हुए चाय पी रहे थे, आपके ज़राए नहीं। जब ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किए, उससे पहले ये टिकर्स कुछ टेलीविजन को जा चुके थे। जो ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने किए वो ट्वीट बाद में हुए, लेकिन टिकर्स उनके नाम से पहले ISPR की तरफ से जा चुके थे। ख्वाजा आसिफ के नाम से ही गए, लेकिन ISPR ने वो शेयर किए। तो उससे ये हमें समझ आई कि ISPR का ये मटीरियल था। ज़ाहिर है बाद में बेचारे ख्वाजा साहब के ट्विटर अकाउंट से उनसे ट्वीट करवा दिया गया, जिसमें उन्होंने इस मामले को बड़ा सराहा, उस मुलाकात को। तो उसको आप नून लीगी वर्जन नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ISPR का वर्जन है। तो अभी तक जो जर्नली टाउट नून लीगी सहाफ़ी अभी नहीं बोलना शुरू हुए, और जो बहुत नून लीग के करीब हैं वो नहीं। जर्नली टाउट अभी तक सिर्फ बोले हैं। हाँ, चंद एक इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं मीटिंग को, सारे नहीं, जो बहुत ही करीब हैं DG ISPR वगैरह के, वो इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़े से भी नून लीग से जहेज़ में मिले थे इस तरफ को, तलत हुसैन साहब, दूसरे लोग जो है, मैं नाम चले सबका नहीं लेता, वो जो इनको जहेज़ में मिले थे, वो अब क्रिटिकल सवालात पूछ रहे हैं। ये सवालात आने वाले दिनों में और भी मुश्किल होने जा रहे हैं, और भी शद्दो-मद के साथ पूछे जाएंगे, ये आप इंतज़ार कीजिए। अब मैंने आज अपनी लीडरशिप के साथ भी अपनी तमाम लीडरशिप के साथ मैंने एक पैगाम शेयर किया। मुझे पता है मेरे जो करीबी लोग हैं वो भी मुझे कह रहे थे, गिल साहब बड़ा नुकसान हो गया है, मुलाकात होगी, आसिम मुनीर साहब को तो एंडोर्समेंट मिल गई है। मैं आपको जो भी बताऊंगा, मुझे पता है कि आपको इस टाइम यही लगना है कि 26 नवंबर भी इन्होंने कर लिया, अदालतें भी लूट ली, इलेक्शन भी लूट लिया, तो सब तबाह हो गया। मैं आपको कितना भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको हौसला नहीं होना।
तज्जिया निगार की यही जिम्मेदारी होती है, अगर उसका अपने काम पर गिरफ्त हो, कि वो आने वाले मौके को, आने वाले वाक़यात को आपसे पहले समझे और आपके सामने उन्हें वाज़े करके रखे। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपके सामने ये रख रहा हूँ कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं फ़ील्ड मार्शल साहब के लिए जितने आप सोच रहे हैं। अब फील्ड मार्शल साहब ने जितना पतंग को ऊपर लेके जाना था वो मैक्सिमम ले गए। अब या इस पतंग को उन्हें नीचे उतारना पड़ेगा थोड़ा, या कटी जाएगी। अब जाहिर है, अगर मैं आपको आज ये जुमेरात को बता रहा हूँ तो ये सब कुछ अगले इतवार को नहीं हो जाना, या ये मैं जून में बता रहा हूँ तो ये जुलाई में नहीं हो जाना। ऐसी चीज़ों में 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ये वक्त होता है और उसमें लगना होता है। एक प्रोसेस होता है जो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे 2019 में हमारी हुकूमत गिराने का प्रोसेस शुरू हो गया था, फिर गिराई जाके 2022 में थी, ऐसे ही आज से फील्ड मार्शल साहब के इन्हतात का मामला शुरू हो गया है। उनके अब नीचे जाने का मामला आज से शुरू हुआ चाहता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एनालिसिस कर रहा हूँ, और सिर्फ मेरा नहीं है, मैंने कुछ बड़े ही मुतबर सीनियर लोगों से, मसलन मैंने एक ऐसे डिप्लोमेट से बात की है जिनका 40 साल फॉरेन ऑफिस का तजर्बा है और पाकिस्तान की मुतबर तरीन जगहों के ऊपर वो रहे हैं, और बहुत इंडिपेंडेंट हैं। को प्रो इमरान खान या पीटीआई या हमारे प्रो नहीं, बहुत इंडिपेंडेंट वो अपना काम करते हैं। और फिर मैंने कुछ बहुत ही सीनियर तरीन जर्नलिस्टों से बात की, फिर मैंने कुछ बहुत ही सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात की। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले से यही था, मैंने आपके सामने पहले भी पेश किया था, उन सब से भी। और फिर मैंने 1-2 मिलिट्री के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ बात की। तो ये तमाम बातचीत से मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ, जो मेरा तज्जिया था, उन दोस्तों का भी वही तज्जिया था कि अब डाउनफॉल शुरू होगा। क्योंकि जो प्रॉमिस वहाँ कराए हैं वो डिलीवर, एक तो फॉल्ट लाइंस मैंने आपको बता दी हमारे यहाँ भी, रिलीजियसली भी, जोग्राफिकली भी, फिक्री तौर पे भी। यहाँ पर ये कोई दूसरा मुल्क नहीं है, ये ईरान है। यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि फिक्री इन्वेस्टमेंट है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। फिर इदारे के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी, वो नेचुरल है। अब आप में से बहुत सारों को आप कहते हैं जी 26 नवंबर पे तो कोई नहीं, फलाने पे तो आई नहीं, वहाँ उनका इंटरेस्ट नहीं था ना, यहाँ उनका इंटरेस्ट है। आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते कई दफ़ा, उस पर इदारे के अंदर से उस तरह से रिएक्शन नहीं आना था। इस पर आएगा और बड़े डिफरेंट तरीके से आएगा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो मसलन मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे काम होता है। आंखों के सामने होता है लेकिन महसूस नहीं होता। 2015 में जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो उस वक्त एसआई जो सीपैक अथॉरिटी बनाना चाहती थी और उसको खुद चलाना चाहती थी। नून लीग ने ये नहीं माना था, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। ये डॉन की स्टोरी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉन में ये स्टोरी छपी थी, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा कि सीपैक अथॉरिटी के ऊपर फटा पड़ा था 2015 में इनका। अब दूसरी मिसाल ले लीजिए कि SIFC ये अर्दली ने नहीं होने दी। आप सोचिए, हालांकि अर्दली तो बेजान है ना, अर्दली बेचारे ने क्या रिएक्ट करना। आसिम मुनीर साहब ने SIFC बनाया, अर्दली साहब ने बिल्कुल जो हर वक्त बूट पॉलिश करते हैं, उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर उस SIFC को चलने नहीं दिया। आज की स्टेट बैंक की स्टेटमेंट है जो प्रिंट हो चुकी है डॉन के अंदर कि SIFC ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकी, बल्कि मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट पिछले साल से भी कम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और शायद 70 साल की तारीख में कम तरीन सतह जो भी रही हैं उनमें से एक है। तो इसलिए ये आप कहते हैं कि जी वो इदारे में से किसने बोलना है, सब लेटे हुए हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि बोलेगा कोई नहीं, लेकिन अंदर अंदर से काम डालते हैं। जैसे सीपैक के वक्त पर डाला गया, जैसे अभी SIFC पे डाला गया। अगर जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं ना, अगर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएं तो वो तो बस ज़मीनी खुदाई बनते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके उनको फेल किया जाता है चीज़ों में। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी हैं। नवाज शरीफ ने भी ये किया था, इवन ये अर्दली आपको कितना बेचारा नीचे लगा हुआ लगता है, इसने भी यही किया, इसने नहीं होने दिया। तो अभी ईरान का मामला तो बहुत बड़ा है, इस पर जो जनरल साहब प्रॉमिस करके हैं वो डिलीवर नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब हैं वो तो नहीं छोड़ते बंदे को, तो लम्या डाल लेते हैं अगर आप अपना वादा पूरा ना करें। तो अब वादे बहुत हो गए, आपने एंडोर्समेंट भी ले ली, आप एक किस्म के हेड ऑफ स्टेट भी बन गए। अब आपने आके अपनी इन हाउस जो सपोर्ट है वो अब आपने देखनी। अब मेरी इतला एक ये ज़राए से खबर है जो अगली दे रहा हूँ, और फिर मुसद्दका ज़राए हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब के करीबी फौजी अफसरान हैं उन्होंने नून लीग को ये मशवरा दिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कि जब फील्ड मार्शल साहब आएँ तो आपकी क़यादत फूल लेके उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करें। अब ये देखना है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ फूल लेकर, और नवाज शरीफ तो है नहीं मुल्क में, अगर हुए तो क्या वो एयरपोर्ट पर फील्ड मार्शल साहब का इस्तकबाल करते हैं कि नहीं। मुझे ये नहीं पता कि नून लीग का क्या फ़ैसला होगा। नून लीग को ये मशवरा दिया गया है, अगर नून लीग गई तो अपना गड़ा मजीद खोद लेगी, ना गई तो फिर भी खोद लेगी। ये मामला अब जूं के तू नहीं चलेंगे। मामला जो हैं वो अब इसमें से, अब ये ऐसे ही समझें कि ये आप बैड और पैड के दरमियान में से इस ओवर में 3 गेंदें निकल गई हैं। अब किसी भी लम्हे आप LBW हो सकते हैं, या पीछे कैच हो सकते हैं, या फिर विकेट में जा सकती, छक्का लगने का भी चांस है, हर चीज़ का चांस होता है, लेकिन उसका चांस अब 5% से कम हो गया, क्योंकि छक्के आपने जितने मारने थे वो मार लिए, उससे आपके अपने साथियों के छक्के छूट चुके हैं। अब आखिरी बात मैंने आपके सामने रखनी है सारे एनालिसिस में। पिछले ये 2-3 व्लॉग ज़ाहिर है इसी चीज़ की नज़र हो गए मैं, हालांकि ईरान इसराइल इशू के ऊपर भी आपके सामने चीज़ें रखनी थी, लेकिन आखिर पर सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा कि अब PTI क़यादत का बहुत बड़ा टेस्ट है। मैंने आज अपनी क़यादत को ये सब कुछ लिखा भी है, और मैंने उनसे गुजारिश भी की है कि आपको मुल्की मफाद में, ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो कभी भी मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, अब PTI से रुजू किया जाएगा।
रजू इसलिए किया जाएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल साहब ने फैसले करने हैं वो बड़े ही अनपॉपुलर होने हैं, और जब वो अनपॉपुलर फैसले किए जाने हैं तो उन अनपॉपुलर फैसलों की वजह से ये तो वजन नहीं उठा सकते, इनके पास एक तो सकत भी नहीं है पॉलिटिकल, और मैंने पिछले व्लॉग में कहा था इनकी कमर पर जगह भी नहीं है, तो पीटीआई की जरूरत पड़नी। अब पीटीआई में कुछ तो उतावले दोस्त होंगे मेरी तरह के, वो कहेंगे कि बस ठीक है जी, बस ठीक है जी, डन करें जी, डील डन करें। तो मेरा मशवरा उन दोस्तों को यही है कि नहीं, इमरान खान साहब को फैसले लेने दीजिएगा, उन्हें ईमानदारी से जेल में अंदर जाकर बिताइएगा कि बाहर मामलात क्या हैं। ये बात खैर तय है, आपको ज़ाहिर नहीं लगेगा कि ऐसा है, लेकिन ये बात तय है। हो सकता है अभी 2 महीने 4 महीने बात ना करें, 3 महीने बात ना करें, लेकिन ये बात तय है कि इवेंचुअली अब जनरल साहब जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट कमिटमेंट्स कर रहे हैं, बड़ी कमिटमेंट्स कर रहे हैं, और वो कमिटमेंट्स शायद इससे पहले मुशर्रफ साहब ने उसके करीब करीब की थी, लेकिन उतनी नहीं की थी। अब आप कहेंगे उन्होंने भी तो वक्त गुजार ही लिया था, वो ज़माना और था। उस ज़माने में आप गौर कीजिए तो बाई एंड लार्ज 2, 3, 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ मुशर्रफ साहब को सपोर्ट कर रही थी, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ठीक है बहुत पॉपुलर नहीं होंगी, तो वो बहुत अनपॉपुलर भी नहीं थी, उनके पास 30-30, 40-40% जो है वो सपोर्ट मौजूद थी। और फिर केपी से रिएक्शन आया था, लेकिन जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है, जो टॉप पर एलीट बैठी है, उनके अंदर अफगानिस्तान की, बदकिस्मती से कहूँगा मैं, उस तरह की रसाई नहीं थी। उनकी इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट अफगानिस्तान के साथ उस तरह की नहीं थी। मसलन तलत हुसैन साहब ने अफगानिस्तान के लिए ऐसे नहीं बोलना, आसमा शराजी साहबा ने अफगानिस्तान के लिए ऐसे नहीं बोलना था या नहीं बोलेंगी। इसी तरीके से जो बाकी नाम मैंने लिए वो अफगानिस्तान, फ़हद हुसैन, वो वैसे जर्नली टाउट हैं, लेकिन इस पे बोलेंगे रग फड़केगी उनकी। तो ये मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये उतने सादा मामलात नहीं हैं जितने आपको लग रहे हैं। बहरहाल एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आसिम मुनीर साहब को ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ इस फ़ायदे की उन्हें अब कीमत भी चुकानी पड़ेगी।